हेलो एवरीवन। क्या आप 10th क्लास में हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ का जो है फुल कोर्स सिलेबस जो है आपको करवाऊंगा। आपको पता है कि कोविड के कारण स्कूल नहीं लग पाए, तो बोर्ड्स जो है जैसे कि सीबीएसई है एंड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, इन्होंने अपना सिलेबस काफ़ी कट कर दिया है और एक नया एग्जाम पैटर्न दिया है। तो मैं आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि आप कोविड के कारण जो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई उसके बावजूद भी आप अच्छा स्कोर कर पाए बोर्ड की क्लास में। सो सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है। जैसे कि आपको पता है इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में एपी भी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में आमतौर पर एपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं एपी होती क्या है। एपी कोई भी एक सीरीज में लिखूं, जैसे कि मैं ऐसे लिखूं 1 3 5 7 9 अप टू डैश डैश, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। ओके, वैसे हम हमें जो इसकी टर्म्स दिख रही है वो 1 2 3 4 5 टर्म्स दिख रही है, लेकिन ये 5 टर्म्स नहीं है। यदि मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू आगे चल रही है। नाउ अब ये सीरीज एपी है या नहीं, इसका कैसे पता लगेगा? इसका हमें मेरे सिंपल से पता लग सकता है कि एपी है या नहीं ये, और एपी जो है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती कैसे है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि दो टर्म्स उठाइए, कोई भी इस सीरीज की दो टर्म्स उठाइए, जैसे कि 1 और 3 हो गया, इनमें से कॉमन डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस कीजिए। जैसे कि 3 में मैं 1 माइनस करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, अभी ये दो टर्म्स उठा लिए, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठानी है, जो कंटिन्यू दो पड़ी है जो टर्म्स वो लेनी है। जैसे कि 5 और 7 लेता हूं, तो मैंने 7 में से 5 माइनस करना है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे अब इन दोनों को उठा लेते हैं तो हमें पता है 5 में से 3 माइनस करने पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। और वैसे ही इन दोनों के बीच में मैं लूँ 9 में से 7 माइनस करने पर भी 2 आएगा। इफ यानी कि एपी क्या होगी, ये एक एपी है, तो एपी कैसी होगी कि दो कंसेक्टिव टर्म्स के अंदर यानी कि दो लगातार टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ओके, इन दोनों के बीच में भी 2 है, इन दोनों के बीच में भी 2 है, इन दोनों के बीच में भी 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है। या फिर ऐसे कहूं मैं कि एक टर्म्स को हम फिक्स कर लें, उसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो है ना वो एक डिफरेंस के साथ आनी चाहिए इसके अंदर। जैसे कि एक डिफरेंस के साथ आ रही है, ये भी 2 ऐड करने पर आ रही है, उसके बाद में ये वाली इसमें 2 ऐड करने पर आ रही है, और ये वाली इसमें 2 ऐड करने वाली पर आ रही है। यानी कि अगली वाली टर्म पिछले वाली टर्म्स के साथ एक फिक्स नंबर ऐड करने पर बार बार आ रही है, यदि इस एपी की मैं बात करूं तो ये जो सीरीज लिखी है मैंने 1 3 5 7 9 अप टू डैश, ये एक एपी है। ओके, यदि ये एपी है तो इसकी जो स्टार्टिंग वाली टर्म है 1 जैसे स्टार्ट हो रही है, ये उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। अभी इसको हम फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, जो सेकंड टर्म जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको हम A2 से डिनोट करते हैं, पैर में 2 डालेंगे। इसको हम A3 से डिनोट करेंगे, इसको हम A4 एंड ये A5 होगी अप टू डैश, आगे जो है 6 7 8 9 जो टर्म्स आगे चलेगी। ओके, जो मैंने बार बार जो डिफरेंस किया इन दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में यानी कि दो लगातार टर्म्स के बीच में हमेशा सेम रहता है एपी के केस में। ओके, यदि सेम है तो वही सीरीज हमारी एपी है। जैसे इन दो टर्म्स के बीच में हुआ, इन दो टर्म्स के बीच में हुआ, इन दो टर्म्स के बीच में, इन दो टर्म्स के बीच में, और आगे कितनी भी टर्म्स इसमें पड़ी हो, आप कोई मर्जी भी टर्म उठा के देख लो, जो डिफरेंस है दो कंसेक्टिव टर्म के बीच में वो हमेशा सेम आना चाहिए। और इस केस में जो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है हर बार, तो कॉमन डिफरेंस होगा ये। कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं, डी निकालने का मेथड क्या है, डी ऐसे निकाला जाता है A2 माइनस A1। ऐसे मैंने ये जर्नल नहीं लिखा है मैंने, फिक्स लिखा है, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कौन सा है, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को हमने माइनस करना है। यदि इसको मैं जर्नल टर्म में लिखूं तो AN लिख देता हूं मैं इसको, यानी कि N कोई भी टर्म आप उठा सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको मैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोलूँ तो कोई 3 और 5 और 3 के बीच में निकालेगा,
तो कोई हो सकता है 9 और 7 के बीच में निकाल के देखे, तो कोई हो सकता है 7 और 5 के बीच में निकाल के देखे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, यानी कि हर कोई अपनी मर्जी से निकाल सकता है। तो मैं इसको A2 को AN लिख दूं, जैसे कोई भी AN लिख दूं, तो AN में से AN-1 करना है। यानी कि आपको ये बिल्कुल आसान से समझ में आ गया होगा कि AN में लिखूं, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म उठाऊं, जैसे कि इसको अब मान लेते हैं ये वाली टर्म मैंने उठाई, AN का मतलब होगा ये वाली टर्म मैंने उठाई, AN मैंने फिर 5 उठाया, तो n मैंने वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 में से माइनस करना है क्या, a, 5 में से एक कम कर देते हैं n, यानी कि n कितना है 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यानी कि पहले वाली टर्म में से बाद वाली टर्म जो है आएगी उसमें से हमने माइनस करना है। तो ये एक आपका जर्नल जो है डी का रिजल्ट हो सकता है, डी का फॉर्मूला हो सकता है। ओके, ऐसे ही हमने कोई भी आपको दी जाए सीरीज, यानी कि एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डैश। ओके, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं। आपको पता है कि ये जो होगा आपका फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू डैश ये पड़ी है, तो हमें देखना है ये एपी में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं, तो हम 1, 2 या 3 बार मैक्सिमम डी निकालते हैं, ताकि हम देखते हैं कि बार बार डी सेम आ रहा है तो ये एपी में होगा, नहीं आ रहा तो ये एपी में नहीं है। तो सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ, मान लेते हैं इन दो टर्म्स के बीच में, तो क्या आएगा 4 - 2। सिंपली आपने दो टर्म्स लेनी है, बस ये फॉर्मूले को आप समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपली कोई दो टर्म्स लेनी है और बाद वाली जो टर्म है पहले वाली टर्म माइनस कर देनी है। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा 2। ओके, एक बार अब यहाँ पर देखते हैं हम d कितना आएगा, देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में। 10 में से माइनस करता हूँ मैं 8, फिर भी कितना आता है 2। जैसे अब इन दोनों के बीच में और निकाल लेते हैं, फिर d जो है 8 में से 6 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, वो भी 2 आता है। तो देखो बार बार डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो गिवन सिस्टम है, नंबर है, यानी कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, टू कंजक्टिव टर्म्स के बीच में, वो क्या है, सेम है। अभी इस एपी को जर्नल तरीके से लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो मैंने आपको बताया जी फर्स्ट टर्म क्या होती है जी, ए होती है। ओके, ए के अंदर अभी कितना ऐड किया मैंने, ये वाला डी ऐड किया ना, 2 ऐड करके आ रहा है, तो ए के अंदर क्या ऐड किया मैंने, डी ऐड किया। तो सेकंड टर्म ये फर्स्ट वाली टर्म होगी। ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। ओके, और ये हमारी है A2 यानी कि ए में कितना ऐड किया, डी ऐड किया। फिर थर्ड वाली टर्म देखो, अब ए के अकॉर्डिंग देखें हम, तो 1/2 ऐड किया, फिर 1/2 और ऐड कर दूं तो कितना होगा 6 आ जाएगा ना। तो A+D हो गया। तो यानी कि ये हमारी क्या होगी, एपी की थर्ड टर्म, ये जर्नल टर्म है। ओके, यानी कि ए में डी कर 2 बार ऐड करने पर क्या आएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर A+D+D+D। ओके, तो ये क्या होगी, एपी की फोर्थ टर्म हो जाएगी। ऐसे ही A+D+D+D+D, यानी कि ए में मैंने 4 टाइम डी ऐड किया। तो इसको आगे हम और जनरल मैथड से लिखूं तो क्या आएगा, ए, ये क्या बन जाएगा A+1D। ओके, यहाँ पर कितना है 1 है। ओके, ये क्या बन जाएगा A+2D, और ये क्या बन जाएगा A+3D, और ये क्या बन जाएगा A+4D। ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी ये टर्म्स। देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अभी ये जर्नल, ये भी एक एपी में है तो इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए डी। तो मैं निकाल देता हूँ डी, देखते हैं कि इन दो टर्म्स के बीच में निकालते हैं। ये सेकंड टर्म है A2 में से A1 मैं माइनस कर देता हूँ, तो A2 कितनी है, A+1D में से माइनस कर दिया मैंने A। आपको पता है A में से एक कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या गया D, यानी कि बार बार जो वही D जो है सेम आएगा। यानी कि D हमने यहाँ पर D है कितना, तो वो D एक्चुअल में लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस को मैंने D से डिनोट किया तो वो D आएगा। एक और D हम निकालते हैं, जैसे कि इन दो टर्म्स के बीच में निकाल लेते हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी टर्म है, यानी कि A5 में से मैंने माइनस करना है A4। ओके, कॉमन डिफरेंस के लिए A5 कितनी है A+4D, और इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है A+3D। आपको पता है बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन सारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा A+4D माइनस A, एंड माइनस का कितना आ जाएगा 3D। A में से एक कैंसिल हो गया, 4D में से 3D माइनस करूंगा तो मैं कितना बचेगा, D बचेगा। तो ओके, तो ये आपकी जो है जर्नल है एपी। ओके, जर्नल तरीके से मैं आपको बताऊं तो इस तरह से लिखा जाता है। ये पहली टर्म है, पहली टर्म होती है A+0D बोल सकते हो आप, यानी कि इसमें कोई D नहीं है। नेक्स्ट के अंदर इसमें से एक बार D ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। नेक्स्ट टर्म के अंदर भी हम एक बार D ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आएगी। और पहली वाली टर्म को मैं यदि पकड़ कर देखूं तो एक बार D ऐड किया,
और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने 2 बार डी ऐड किया, यहाँ तक पहुँचने में मैंने 3 बार डी ऐड किया, यहाँ तक पहुँचने में मैंने 4 बार डी ऐड किया। ओके, इसको हम ऐसे लिखें, ये तो होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म। ओके, A1 होगी, ये A2 होगी, और A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि A2 में, ये देखो A2 यहाँ पर बन गई, A2 में कितना ऐड कर दूँ, D ऐड कर दूँ, तो ऐसे भी बन सकती है थर्ड टर्म, क्योंकि ये देखो ये क्या है, A2 है ना, इतना इतना सारा क्या है, A2 ही है, A2 के अंदर मैंने एक बार ये D ऐड कर दिया। अब ये इतना इतना क्या है सारा, देखो A प्लस D, तो ये A3 है ना, तो A3 के अंदर मैं D ऐड कर सकता हूँ। अब इतना इतना क्या है सारा, ये देखो A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी, ये सारा टोटल मिलकर तो फोर्थ टर्म बनता है ना, तो फोर्थ टर्म के अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, डी ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे भी एपी जो है बन सकती है। ओके, आई थिंक आपको ये बिल्कुल आसान से है, समझ में आ गया होगा कि एपी कैसे होती है, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स के अंदर वो बार बार सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, जहाँ से एपी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। उसके बाद में जो दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो कंसेक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हम देखते हैं, which of the following statements does the list of numbers involve makes an arithmetic progression and why। अच्छा, ये जो हमने लिस्ट दी गई है, यानी कि जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 क्वेश्चन के अंदर, ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं। देख, तो पहले जो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। देखिए, अब बिल्कुल सिंपल सा कहता है, देखिए क्या कहता है कि जो टैक्सी का जो फेयर है, यानी कि जो टैक्सी का भाड़ा है, वो क्या है, 15 रुपये है पहले किलोमीटर के लिए, और हर एक किलोमीटर के अंदर जो एडिशनल किलोमीटर आप चलते हो तो उसके लिए आपको 8 रुपीज़ जो है ना और देने पड़ते हैं। यानी कि यदि मैं 1 किलोमीटर जाऊँ टैक्सी पर तो मुझे देने पड़ेंगे 15 रुपये, तो यदि मैं 1-2 किलोमीटर जाऊँ तो 1 किलोमीटर जाऊँगा, फिर 1 किलोमीटर और जाऊँगा तो इस 1 किलोमीटर के लिए मुझे 8 रुपये और देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने देने पड़े 2 किलोमीटर के लिए मुझे को, 15 + 8। ओके, यदि कोई 3 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने देने पड़ेंगे, तो इसको 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ, पहले किलोमीटर के लिए 15, अगले 1 किलोमीटर के अंदर 8 और देने पड़ेंगे, उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, और इसके अगले किलोमीटर के लिए 8 और देने पड़ेंगे, यानी कि 15 + 8 + 8 हो गया। ओके, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा 2 किलोमीटर के लिए, ये 3 किलोमीटर के लिए, ये ना 3 कंप्लीट के लिए होगा। ओके, पीछे वाले भी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एपी की जो थर्ड टर्म होगी, यानी कि जो एपी की थर्ड टर्म होगी A3, उसके अंदर A प्लस जो है आपका 2D आएगा। ओके, देखो A में प्लस किया जा रहा है, प्लस होगा ना, यानी कि ये इन्वॉल्व हो रही है साथ में, तो पहले वाले किलोमीटर भी इन्वॉल्व होगा। जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलता हूँ मैं, तो ये कितना होगा, 15 + 8 + 8, इतने रुपए तो मुझे 3 किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। अब मैंने चौथा किलोमीटर और कवर कर लिया तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे। ऐसे डैश जो है, आप आगे जितने किलोमीटर चलोगे उतने के लिए आपको जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बन क्या गया, 15, सिस्टम कैसे बना नंबर का, 15 + 8, तो 15 + 8 कितना हो गया, 23। ओके, 23, और 23 + 8 कितना हो गया, 31, 31 + 8 कितना हो गया, 39। अब जो ये सिस्टम बना नंबर्स का, ये एपी में है या नहीं ये पूछता है। तो हमें पता है हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में लेना है। जैसे 23 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो हमें पता है कितना बचेगा, 8। आप माइनस करके देख लीजिए। वैसे डी मैं इन 2 टर्म्स के बीच में निकाल लेता हूँ, 39 में से मैं 31 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है, 8। और वैसे ही आप एक और निकाल सकते हैं, या 2 या 3 बार मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो इसमें से आपको कंफर्म हो जाता है कि बार बार डी सेम आ रहा है नहीं आ रहा। 31 में से फिर 23 माइनस कर देता हूँ तो ये भी कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तो जो सिस्टम बनता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो क्या है, एपी के अंदर है। तो पहले टाइप का आंसर हो गया यस, और फिर होता है वाई का मतलब होगा क्यों है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस क्या है, जो हमारा कॉमन जो डिफरेंस है डी, वो क्या है, 8 है। वो हर बार 8 आ रहा है, तो हर बार 8 आ रहा है तो वो फिर एपी है, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं देखूं तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्या कहता है, देखिए आप जो जितनी एयर, मान लीजिए सिलेंडर के अंदर कुछ एयर है, ओके, इसमें से क्या करता है वो एयर बाहर निकाल लेता है। आपको पता है वो वैक्यूम पंप यूज करता है तो एयर बाहर निकालता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले सिलेंडर के अंदर जो एयर है ना वो टी है। ओके, ऐसे कुछ भी मैंने एक नंबर मान लिया टी है। अब जो नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, वो 1/4 एयर बाहर निकाल देगा जितनी उसके अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, उसके अंदर टी प्रेजेंट है, टी में से वो माइनस कर देगा 1/4 ऑफ टी। ओके, जो टी है ना उसकी 1/4 कर देगा, जितनी होगी उसकी 1/4 को वो माइनस कर देगा। ओके, जो है कितनी टी, टी में से माइनस कितनी कर देगा 1/4 ऑफ टी। ओके, 1/4 ऑफ टी इसमें से वो माइनस कर देगा। अब इन दोनों का माइनस करते हैं तो ये हो गया टी। ओके, इनका माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बनेगा 4t माइनस टी डिवाइड बाय 4, तो ये कितना बन गया 3t डिवाइड बाय 4। अब क्या करेगा वो कहता है कि ये जो टर्म बनी हमारी, नेक्स्ट टर्म बनी जो, ये क्या बनी 3t डिवाइड बाय 4, तो वो कहता है नेक्स्ट में हर बारी पार्ट में वो 1/4 निकाल देता है जितनी उसके अंदर रह जाती है। तो अब उसके अंदर इतनी रहेगी ना एयर, तो इतनी एयर रहेगी 3t डिवाइड बाई 4 में से माइनस कर देगा इतना ही, इसका 1/4 3/4 t इंटू 1/4। ओके, यानी कि 1/4 कर देगा, जो रह गई ये वाली रहेगी ना, इसका 1/4 उसने कर देना है। ओके, तो अब इसमें से हम डिफरेंस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली नई टर्म जो बनेगी 3t डिवाइड बाई 4 माइनस करेंगे तो कितना बन गया 16 इंटू 3t। ओके, अब इन दोनों में मैं डिफरेंस करूंगा तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। ओके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह क्या बनेगा 12t और माइनस करेंगे 3t, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 9t डिवाइड बाई 16। तो देखो ये टर्म्स बनी, पहली टर्म क्या बनी t, सेकेंड टर्म क्या बनती है 3t डिवाइड बाई 4, और फोर्थ टर्म क्या सेकेंड होगी, ये थर्ड टर्म क्या बनती है 9t डिवाइड बाय 16। ओके, आपको समझ में आ गया हो। देखो ये कहता है कि जो सिलेंडर के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। पहले वाली टी प्रेजेंट है तो टी का 1/4 करूं मैं तो कितना बनेगा 1/4, उसको टी से, टी को 1/4 करने का मतलब है कि 1/4 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी एयर बाहर निकलेगा, बाहर निकाल देगा। तो टोटल कितनी थी टी में से 1/4 ऑफ टी बाहर निकाल दी, तो इतनी बचेगी सेकंड। अब इसको सोल्व करने पर क्या बनता था हमारे पास 3t डिवाइड बाई 4, 3t डिवाइड बाई 4 बचती है, इसका 1/4 कर दो तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3t डिवाइड बाई 16 बन गई। तो अब ये बाहर निकाल देगा कितनी प्रेजेंट कितनी है, ये वाली इतनी प्रेजेंट है, यानी कि t माइनस 1/4 t माइनस कर देंगे 3t डिवाइड बाई 16। ओके, ये अब इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है, ये जो हमने माइनस किया 3t डिवाइड बाई 4, 3t डिवाइड बाई 4 में से माइनस कर देंगे हम, नेक्स्ट जो टर्म आएगी हमारी 3t डिवाइड बाई 16 को, तो नेक्स्ट टर्म ये बन जाएगी। यानी कि आपका बेसिक आप यहाँ पर देखिए तो ये बन गई फर्स्ट टर्म, ये बन गई सेकंड टर्म, ये बन गई आपकी फोर्थ टर्म। ओके, ये बन गया आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म बन गई। ओके, नाउ अब मैं इनमें से मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूँ, तो d कितना आएगा 3t डिवाइड बाई 4 माइनस टी। हमें पता है हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म जो है माइनस करनी है, तो देखना है कि डिफरेंस सेम आता है या नहीं। अब इन दोनों को मैं डिफरेंस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 3t माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4t डिवाइड बाई कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया माइनस t डिवाइड बाई 4। एक बार और d निकालते हैं हम, इन दोनों के बीच में निकालते हैं हम, तो d इज इक्वल टू 9, इन दोनों के बीच में निकालते हैं हम अभी, सो d इज इक्वल टू 9t डिवाइड बाई 16 होगा। ओके, इसमें से माइनस कर देना मैंने 3t डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 16, हम एलसीएम ले लेंगे और 9t और यहाँ पर कितना हो जाए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12t, तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस का क्या आ जाएगा 3। ओके, माइनस का 3t डिवाइड बाई 16। तो देखिए ये आपका एक कॉमन डिफरेंस आया, ये आपका कॉमन डिफरेंस आया, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। ये कितना आ रहा है t डिवाइड बाई 4 माइनस में, ये कितना आ रहा है माइनस का 3t डिवाइड बाई 16। सो ये क्या है नोट इन AP। सो ये AP के अंदर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि d जो है वो सेम नहीं है, बार बार d जो है हमारा वो क्या आ रहा है सेम नहीं आ रहा है। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज ₹150। जैसे टैक्सी वाला जो था उसी तरह से है कि जब मैं 1 मीटर जो है वेल को डिग करवाता हूं तो वो कितना रुपए लेगा 150, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हर एक अलग मीटर के लिए कितने रुपए उसने चार्ज करना 50 रुपए। तो पहले के लिए तो 150 हो गया, नेक्स्ट के लिए उसने कितने लेने 50 ले लेने, यानी कि अभी इसने 2 फीट जो है ना गहरा जो है कर देना है। ओके, 2 मीटर जो उसने गहरा जो है और जो है वेल को डिग कर देना है। फिर थर्ड मीटर के लिए कितना होगा 150 तो हो गया, प्लस 1 मीटर के लिए और 50 देना पड़ेगा, एक नेक्स्ट मीटर के लिए एक और 50 देना पड़ेगा, ऐसे हो गया। ये सीरीज बन रही है हमारे पास, तो ये कितना बन गया 150, ये कितना बन गया 200, ये कितना बन गया
250, ओके। ये देखो 200 एंड 250, ओके। ये नंबर ऑफ सिस्टम बन रहा है। अब इनको हम देखते हैं ये एपी के अंदर है या नहीं। तो आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या कहती है कि पहले मीटर के लिए उसने 150 रुपए लेने हैं। पहला मीटर उसने डिक किया, 150 रुपए ले लिए। नेक्स्ट मीटर उसने डिक किया तो 150 प्लस 8 जो है 50 रुपए और लेगा। नेक्स्ट मीटर एक और करता है, ये पहले के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए होगा, और ये तीसरे मीटर के लिए क्या होगा, 150 तो लेनी है, फिर 8 तक आएगा, फिर तीसरे तक पहुंचेगा ना, फिर चौथे तक पहुंचना है। तो उसने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 6 तक पहुंचना है मान लो उसने, तो क्या होगा 150 पहले के लिए लेगा, दूसरे के लिए फिर 50 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 50, फिर 50, फिर 50, तो ऐसे 6 तक पहुंचेगा, ओके। ये करते हुए 1 2 3 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, और यहाँ पर देखो ये 6 तक पहुंच जाएगा। 150 ये हो गया, फिर इसमें 50 और ऐड हो जाएंगे, फिर 50 और, फिर 50 और, फिर 50 और, फिर 50 और, ऐसे वो यहाँ तक पहुंचेगा, ओके। तो ये एक सिस्टम बन गया। अब हमें पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ना सेम आना चाहिए। तो 200 में से माइनस करेंगे 150, तो आंसर क्या आएगा 50। और वैसे इन दोनों के बीच में भी सेम आना चाहिए। आप ऐसे नंबर ऑफ टर्म आगे और भी निकाल सकते हो, ओके। जैसे कि नेक्स्ट जो आएगा वो 50 और ऐड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो आएगा वो 300 आ जाएगा, नेक्स्ट जो आएगा 350 आ जाएगा, ओके। तो इनके बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए। तो बार बार कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, आपको देखने से पता लग रहा है। 250 माइनस 200 कर देंगे तो 50 आ रहा है। तो ये जो सिस्टम बनता है वो क्या है, इन एपी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, इस डी आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो वो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000। अब इसके अंदर किसी अकाउंट के अंदर क्या है, आपके 10,000 रुपए है, ओके। तो इसके ऊपर डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 8% पर एनम, यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो क्या कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, पर एनम। यानी कि एक साल के लिए, पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैं तो 10,000 का 8% कर देता हूँ। 8% का मतलब होगा 8 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देना आपने सिर्फ, ओके। वैसे परसेंटेज में हम इसको आपने पीछे पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेज में। तो कितना होगा, 800 आ गया। तो मेरी अमाउंट कितनी थी, 10,000 रुपये, और मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल गया, 800 रुपये, 0 0 8 और 10, यानी कि मेरे को एक साल के बाद में कितने रुपए बैंक में जमा हो गए, कितने रुपए हो गए मेरे टोटल अकाउंट में, तो वो हो गए 10,800 रुपीज। अभी जो है आप, इसने वर्ड बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अभी जो हमारा ये जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ओके। नहीं 10,000 पर नहीं लगेगा, इस टर्म पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस टर्म पर इंटरेस्ट लगेगा, तो अब नई टर्म हमारे पास कितनी है, 10,800, इसके ऊपर हम 8% करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 6 और 8 हो जाएगा, ओके, 864 हो जाएगा। तो अब हमारी टर्म कितनी है, 10,800। 10,800 के ऊपर मुझे 8% जो है एक साल के लिए जो है इंटरेस्ट मिला। तो मेरे टोटल कितने हो जाएंगे पैसे, 864, जिसमें ऐड कर देता हूँ 4 6, ओके। ये हो गया 6 इंटू 1 1164, तो ये क्या हो गया 11,664, ओके। ये नई टर्म आ गई, यानी कि 3 साल के बाद में मेरे को इतने हो गए, 1 साल 2 साल, सो 3 साल के बाद में मेरे को इतने रुपए मिलेंगे, ओके। इतने रुपए अकाउंट में हो गए, 1 साल के बाद में इतना बड़ा, फिर 1 साल के बाद में इतना बड़ा, ओके ओके। ये 2 साल के बाद में इतने रुपए जो है बढ़ जाएंगे अकाउंट के अंदर। तो अब आगे आप देखोगे तो इसके ऊपर आप 800 लगा सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म आपको 11,664 इंटू 8/100 करोगे तो आपकी एक नई टर्म यहाँ पर और बन जाएगी। तो आप ऐसे ही नई टर्म्स जो है आगे निकाल सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, हम लगभग 3 टर्म्स निकालेंगे। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। देखिए डी किसके इक्वल होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो 800 माइनस करते हैं 10,000, तो कितना आएगा 800। तो इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। 11,664 में से माइनस करूंगा 800, तो इसका आंसर कितना आएगा 864 आएगा। देखो पहले का डी कितना आ रहा है 800 रुपये, दूसरे का डी कितना आ रहा है 864, तो डी सेम नहीं आ रहा, दिस इज नॉट इन एपी, क्योंकि डी सेम नहीं है। तो ये आप हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो है कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 5.1 का, ओके। थैंक यू।